मुझे ये भी लग रहा था कि ये भी हो सकता है कि मेरा वहम हो, वहाँ कोई भी ना हो। नसीर का रात के 12:30 बजे कब्रिस्तान में क्या काम हो सकता है। इस वाक़े को गुजरे 2 माह हो चुके थे और मैं भी इस वाक़े को भूलता चला जा रहा था। उस दिन से मैं महसूस कर रहा था कि नसीर की सेहत पहले जैसी नहीं रही थी। वो दिन ब दिन अब कमज़ोर होता जा रहा था। मुझे उसकी सेहत पहले जैसी नहीं लग रही थी। वो अब सूखता जा रहा था। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ते जा रहे थे, यानी कि उसकी आंखों के गिर्द काले गिरहे पड़ते जा रहे थे। उसके जिस्म से गोश्त कम और हड्डियों का उभार ज्यादा दिखाई देने लगा था। मुझे उसकी सेहत गिरने पर सख्त तशवीश थी। मैंने कई बार उसको मशवरा दिया कि वह किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए, लेकिन वो मेरी बात को हंसकर टाल दिया करता था, हाँ हूँ करके रह जाता था। एक रात मैं साइकिल पर कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। मैं रात में घर से बाहर ज्यादा देर नहीं रहता। उस दिन इत्तेफाक से अपने दोस्त गुलाम मोहिउद्दीन के घर गया था। उसके घर वाले किसी शादी की तकरीब में गए हुए थे। गुलाम मोहिउद्दीन ने DVD पर मेरे पसंदीदा गाने लगा दिए। मैं और गुलाम मोहिउद्दीन गाने सुनने लगे। गाने सुनने में इतने मगन हुए कि वक्त का पता ही नहीं चला और मैं उस वक्त बुरी तरह चौंक गया जब मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 12 बज चुके थे। मैं बदहवासी में तेजी से सोफे से उठा और गुलाम मोहिउद्दीन से इजाज़त लेकर घर को चल दिया। कब्रिस्तान आते ही मेरी साइकिल अचानक एक झटके से फिजा में उछल गई और मैं धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा। साइकिल के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया था जो मैं देख नहीं पाया था और साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा। मैं जैसे ही सड़क से उठा, अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई शख्स कब्रिस्तान से बाहर आया है। मैं उसको देखकर बुरी तरह चौंक गया। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि नसीर ही था। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखें आग का शोला लग रही थी। आंखें खुली होने के बावजूद वह ऐसे चल रहा था कि जैसे नींद में चल रहा हो। मैंने उसे आवाज दी, नसीर, नसीर, ठहरो, मेरी बात सुनो। मैंने बेसाख्ता उसे पुकारा, मगर नसीर चलता हुआ मेरे पास से ही गुजर गया, मेरे सामने से गुजर गया। वो मेरे सामने से गुजरकर इस तरह जाने लगा जैसे उसने मेरी आवाज सुनी ही ना हो, मुझे देखकर अनदेखा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज्ड है या फिर किसी शय के कब्जे में है। मैंने उसका कंधा पकड़कर उसको झटका दिया। वह ऐसे चौंका जैसे मैंने उसे गहरी नींद से बेदार कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था नसीर ऐसा क्यों कर रहा है। वह गुस्से से घूरकर मुझे देखने लगा। नसीर, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने उसे हैरत से देखते हुए कहा। जिंदगी चाहता है तो फौरन मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना अभी और इसी वक्त तुझे खत्म कर दूंगा, नसीर ने अजीब नजरों से और गुस्से भरे लहजे में मुझसे कहा। उसकी आवाज मुझे बदली बदली सी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ही भारी भरकम शख्स बोल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा दोस्त नसीर है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ना मालूम ये कौन सी शय है, ना मालूम ये कौन है जो मुझे इस तरह धुतकार रहा है और मुझे इस तरह भारी भरकम आवाज में बोलकर भगा रहा है। उसकी आवाज से बेइख्तियार मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई थी, क्योंकि इतनी भारी आवाज नसीर की हो ही नहीं सकती थी और वो इस तरह बोल रहा था जैसे उसके अंदर कोई और शय बोल रही हो। मैंने ये बमुश्किल कांपते हाथों से साइकिल को पकड़ा और सवार होकर तेज रफ्तार से साइकिल को भगाता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। फिर मैंने पलटकर भी नहीं देखा कि नसीर कहाँ है, नसीर क्यों है और नसीर क्या कर रहा है। उस वक्त मैं बहुत खौफजदा था और जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। वो रात मेरी आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रही थी। आंखों ही आंखों में वो रात कट गई। रात भर मैं सुकून की नींद ना सो सका था। बार बार आंख खुल जाती थी। नींद से बेदार होने पर मुझे अपना जिस्म गरम गरम लग रहा था और दर्द भी कर रहा था। तुम्हें तो सख्त बुखार है, अम्मी जान ने मेरे बिस्तर से उठते ही मेरे माथे पर हाथ लगाया और कहा, तुम तो बहुत तप रहे हो बेटा, तुम आराम करो, आज कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं मुश्किल से बिस्तर से उठा और हाथ मुंह धोकर चाय और पाए से नाश्ता किया। बुखार की गोली घर में मौजूद थी। खाने से दोपहर तक बुखार का जोर टूट गया और मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अलबत्ता बुखार से मुंह का जायका कड़वा हो गया था। मैं 2 दिन तक कॉलेज नहीं जा सका। तीसरे दिन कॉलेज जाने पर पता चला
कि नसीर भी 2 दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है। मैं उस रात के वाक़ये से वैसे भी खौफजदा था, इसलिए मैंने नसीर के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया कि मैंने नसीर को किस हालत में कब्रिस्तान से निकलते देखा था, उसने मेरे साथ किस तरह से बदसलूकी की थी और उसकी आवाज़ कितनी बदली बदली लग रही थी। मैंने किसी से भी कोई बात नहीं की और मैंने उसे किस हालत में देखा था यह भी किसी को नहीं बताया। इस वाक़ये को 2 माह गुजर गए थे, लेकिन नसीर कॉलेज नहीं आया और ना ही मेरी हिम्मत हुई कि उससे मुलाकात करने उसके घर चला जाऊं और पूछूं कि वह कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। एक दिन सरे राह नसीर के छोटे भाई निसार से मुलाकात हो गई। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, क्यों भाई निसार, तुम्हारा भाई कॉलेज नहीं आ रहा है, खैरियत तो है सब? नसीर भाई की 2 माह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाईजान। वह सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गए हैं और हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए हैं। नसीर भाई की 2 माह से तबीयत खराब है। अब वह बहुत ज़्यादा बीमार हैं। दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मौलवी निज़ाम से रूहानी इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही है। तबीयत संभलने में ही नहीं आ रही है। लेकिन मुझे और किसी दोस्त को भी इसकी बीमारी का पता नहीं चला। मैंने हैरत से कहा। फिर मैं डरते हुए निसार के साथ उनके घर गया। नसीर को देखकर मैं हैरतज़दा हो रह गया, क्योंकि वाकई वह हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया था। उसके अंदर हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था हड्डियों का पिंजर मेरे सामने पड़ा है। नसीर, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैंने उससे हैरत से पूछा। मैंने निसार के कमरे से जाने पर पूछा, ये सब मेरे आमाल की सज़ा है। मैं बहुत बुरा हूँ। मेरा अंजाम इससे बुरा होना चाहिए था। नसीर फूट फूट कर रो दिया। नसीर की बातें मेरे समझ में नहीं आई। नसीर, सब्र करो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, तुम ज़रूर सेहतियाब हो जाओगे। मैंने उसको तसल्ली दी। नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता। तुम मुझे झूठी तसल्लियाँ मत दो। जिसने मुझे इस हाल पर पहुंचाया है उसने मुझसे साफ कह दिया है कि मैं चंद रोज से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकूंगा। नसीर, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो यार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उससे कहा तो कहने लगा, तुम सुनना चाहते हो ना तो सुनो, शायद तुम्हें ये सब सुनाकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। नसीर ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम मुझसे कहते थे ना शरीफ अच्छा लड़का नहीं था। तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं उससे मुलाकात करता था। एक रात मुझे वह कब्रिस्तान ले गया। मेरी समझ में नहीं आया कि वह मुझे क्यों कब्रिस्तान लेकर आया है। रात की तारीकी में दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। इंसान क्या, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। एक ताज़ा कब्र का एक हिस्सा खोदकर वह अंदर चला गया। उसे कब्र में घुसे अभी चंद मिनट ही हुए थे, चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुझे सख्त तशवीश हुई कि देखूं वह क्या कर रहा है। कब्र के अंदर उसने छोटी सी टॉर्च जला रखी थी। हल्की रोशनी से कब्र के अंदर का मंजर दिखाई दे रहा था। कब्र में एक नौजवान लड़की की बरहना लाश पड़ी थी। लड़की के कफन को शरीफ ने पोटली बनाकर एक तरफ रख दिया था और अब वह लड़की की लाश के ऊपर झुका हुआ था। उसे इस हालत में देखकर मुझ पर झुरझुरी सी आ गई कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।